10वीं और 12वीं की जो साइंस स्ट्रीम की स्कूल्स हैं, साइंस स्ट्रीम की स्कूल में लेबोरेटरी होती है और करीब करीब हमारी लेबोरेटरी फरवरी महीने से लेकर के जुलाई महीने तक बंद होती है, क्योंकि फरवरी के बाद बच्चे एग्जाम में लग जाते हैं तो लेबोरेटरी में कोई प्रयोग नहीं होते और फिर वैकेशन होता है, फिर जून जुलाई में आते हैं तो फिर लेबोरेटरी को प्रारंभ होते होते जुलाई महीना आ जाता है। एक महत्वपूर्ण कालखंड होता है जब स्कूल की विज्ञान की लेबोरेटरी खाली होती है। अगर इन स्टूडेंट्स को हम सॉइल टेस्टिंग सिखाएं, स्कूल की लैब को जरूरी साधनों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें, तो स्कूल में भी वैकेशन के समय सॉइल टेस्टिंग लैब चल सकती है, उन बच्चों को वैकेशन में इनकम हो सकती है और उस स्कूल को अतिरिक्त लाभ हो सकता है और उस इलाके के किसानों को हर साल सॉइल टेस्टिंग कराने की सुविधा बन जा सकती है। यानी एक ही व्यवस्था के कैसे मल्टीपल यूटिलिटी हो सकती है, मैंने उनके सामने विषय रखा है, मैंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने भी विषय रखा है कि हमारे सीमित साधनों के बीच भी हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों पर कैसे जाएं। हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम प्रति एकड़ भूमि पर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हमारी जो परंपरागत पद्धतियां थी उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कालक्रम से उसे भुला दिया गया है। उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे देश में एक कल्पना रही है, कल्पना ये रही है कि जब तक फ्लड इरिगेशन नहीं करते, खेत लबालब पानी से भरा हुआ नहीं है, तब तक किसान को लगता है कि यार कुछ काम अधूरा रह गया और इसलिए कहीं जमीन थोड़ी ऊंची भी होगी तो कोशिश करता रहता है कि वो भी पानी में डूब जाए, उतना पानी डालो। हमने पानी को जितना बर्बाद किया है, शायद ईश्वर हमसे हिसाब मांगेगा। मैं जरा मेरे किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर में 2 या 3, 5 साल का बच्चा हो और बीमार रहे, वेट नहीं बढ़ रहा है, दुबला पतला ही रहता है, ऐसे ही बैठा रहता है, कुछ खिलाओ तो खा लेता है, चेतना ही नहीं है शरीर में, और अगर मान लो कि आप उसको केसर के दूध से नहलाते हो, मध से नहलाते हो, काजू बादाम का लेप करते हो, उसकी तबीयत में फर्क पड़ेगा क्या? 10 बाल्टी दूध से नहला दो, केसर के दूध से नहला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर दिन 2-2 चम्मच दूध पिलाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे फर्क आएगा कि नहीं आएगा? जैसे बालक को बाल्टी भर दूध से नहलाने से तबीयत में फर्क नहीं पड़ता है, वैसे हमारी फसल को भी कितना ही पानी से भर दो फर्क नहीं पड़ता है। अगर बूंद बूंद पानी उसको पिला लो तो फसल में रौनक आ जाती है। और इसलिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, जब तक पूरे देश में हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ते, हम पानी का व्यय नहीं रोक सकते और फसल की बर्बादी नहीं रोक सकते। ये बदलाव हमारे लिए आवश्यक है। गन्ने में भी पहले एक मान्यता थी कि गन्ना तो ड्रिप इरिगेशन हो ही नहीं सकता, स्प्रिंकलर से हो ही नहीं सकता। यहां बारामती के किसानों ने प्रयोग किया, गुजरात में तो वहां तो नियम ही है, वहां तो कोऑपरेटिव शुगर का सारा कोऑपरेटिव नेटवर्क है, वहां प्राइवेट शुगर है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव ने ही तय किया कि उनके जितने किसान जो गन्ना पहुंचाते हैं उनके खेत में ड्रिप और स्प्रिंकलर कर देंगे। और परिणाम क्या हुआ, फसल ज्यादा हुई। फसल ज्यादा हुई इतनी नहीं, आजकल गन्ने में भी जेनेटिक इंटरवेंशन से एक बहुत बड़ा लाभ होता है। अगर गन्ने की 2 गांठ का अंतर कम होता है
तो शुगर कंटेंट कम होता है। लेकिन अगर 2 गांठ का अंतर ज्यादा होता है तो उस शुगर कैन में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। जेनेटिक इंटरवेंशन से ये 2 गांठ के अंतर को बढ़ाया जा सकता है। बाम्बू में बढ़ाया जा सकता है, शुगर कैन में भी बढ़ाया जा सकता है। और उसके कारण शुगर कंटेंट ज्यादा मिलती है तो शुगर ज्यादा निकलती है और परिणाम स्वरूप किसान की आय में वृद्धि होती है। हम किस प्रकार से वैज्ञानिक तौर तरीकों से ताकतवर बनाएं और आज शुगर के वेस्ट में से भी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। और अभी अभी भारत सरकार ने निर्णय किया है इथेनॉल के लिए। इसके कारण गन्ना खेती करने वाले किसान और शुगर इंडस्ट्री के बीच जो बोझ बनता है उसको हल्का करने में बहुत बड़ा रोल इथेनॉल के कारण होने वाला है। और उसके कारण जो शुगर इंडस्ट्री है वो भी ताकत से खड़ी रह पाएगी और जो गन्ना किसान है उसको भी बेनिफिट होता रहेगा। और ये बात सही है कि हम ग्लोबल मार्केट में हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए शुगर को ग्लोबल मार्केट कैसे मिले, क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर हैं। दुनिया में हमें कैसे मार्केट मिले, इसके लिए अभी हमारे एम्बेसडर्स की मीटिंग थे, उसमें भी मैंने विस्तार से इस बात की चर्चा की है। और हम चाहते हैं कि हमारे शुगर इंडस्ट्री को ग्लोबली अच्छा मार्केट मिले। ऐसा नहीं कि उसको डाउन पेमेंट से देना पड़े, वरना तो हमारी शुगर इंडस्ट्री को नुकसान होगा। तो एक प्रकार से होलिस्टिक अप्रोच के साथ गन्ना किसान के खेत से लेकर के शुगर बनने तक सारी प्रक्रिया में उसको पैरों पर खड़े रहने की ताकत कैसे मिले, उस होलिस्टिक व्यू लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। और आने वाले दिनों में उसका लाभ किसानों को दिखाई देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी की उतनी ही आवश्यकता है। अगर हमें कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो पुरानी परंपराओं से बाहर, लेकिन हम जानते हैं किसान को आप जाकर के कितनी बात समझाओ वो पूछता है पहले मुझे दिखाओ भाई। इससे होता है क्या, जब तक वो देखता नहीं है, बारीकी से जांचता नहीं है, परखता नहीं है, वो कभी नई चीज को स्वीकार नहीं करता है। एक कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसान में विश्वास पैदा कर सकते हैं कि हां भाई ये योजना है, उस योजना को देखो हमने लागू किया है, ये परिणाम मिला है। ये मिट्टी ऐसी है फिर भी परिणाम मिला है, पानी इतना कम है फिर भी परिणाम मिला है। तब जाकर के वो फिर उसको लागू कर देता है और फिर तो इतना वायरल हो जाता है कि चारों तरफ आपको उसका अनुभव मिलेगा। हमारे यहां कृषि को ताकतवर बनाने के लिए वैल्यू एडिशन पर बल देना है। अगर हम वैल्यू एडिशन पर बल नहीं देंगे तो हमारे किसान को ताकत नहीं मिलेगी। और औद्योगिक जगत के लोगों को भी मैं कहता हूं, हमें उन उद्योगों की ज्यादा जरूरत है जो उद्योग ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए हो, जो उद्योग एग्रो प्रोडक्ट को वैल्यूएशन करे, प्रोसेसिंग करे और दुनिया के बाजार में हम अपनी एक ताकत बना करके खड़े हो सकते हैं। हम जितना ज्यादा, और आप मैंने यहां पर हमारे यहां जो फलों की खेती हो रही है, धीरे धीरे उसमें वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग, सारे वैज्ञानिक तरीके आने लगे हैं। इसको हमें सामान्य किसान तक पहुंचाना है और जितना हम सामान्य किसान तक पहुंचाएंगे उसका लाभ होगा। एक बात हमें समझनी होगी, पुराने जमाने में हम सुनते थे कि पारस की ताकत यह होती है कि पारस अगर लोहे को स्पर्श करता है तो लोहा सोना बन जाता है। मुझे तो मालूम नहीं है पारस क्या होता है और लोहे से सोना बनता है कि नहीं बनता है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन सुनते थे, बचपन से सुनते थे। लेकिन मुझे इतना समझ जरूर है कि पानी ये पारस का रूप होता है और पानी का मिट्टी को अगर सही स्पर्श हो जाए तो मिट्टी सोना पैदा करने की ताकत रखती है। और इसलिए पानी को पारस के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। पानी ये परमात्मा ने दिया हुआ प्रसाद है। कभी मंदिर में जाते हैं, कोई प्रसाद देता है और छोटी सी चीज गिर जाए तो 4 बार परमात्मा की माफी मांगते हैं और उसको उठा लेते हैं। पानी भी परमात्मा का प्रसाद है, उसकी एक बूंद भी बर्बाद करना हमें अधिकार नहीं है।
और इसलिए पानी बचाना। बारामती में बदलाव कैसे आया? आखिर हम अप्पा साहब को याद क्यों करते हैं? आज अप्पा साहब को श्रद्धांजलि देने का मुझे अवसर मिला, अप्पा साहब के नाम पर एक सभागृह का उद्घाटन का अवसर मिला। लेकिन सबसे बड़ा काम अप्पा साहब के नेतृत्व में हुआ, वो जल संचय का काम हुआ। ये सूखी धरती, जहां जहां पानी बचा सकते थे, बचाने के संस्कार हुए। और यहां के समाज जीवन में एक आदत लगी है कि भाई कुछ भी है, हम ठीक है, परमात्मा ने हमें उस भूमि में जन्म दिया है जिस भूमि में पानी कम है, हम भले 8 इंच 9 इंच बारिश आती होगी, लेकिन हम पानी रोकेंगे और उसी पानी के भरोसे जिंदगी जीने की ताकत खड़ी करेंगे। और बारामती के किसानों ने की है। मैं मानता हूं कि पानी को बचाना, पानी के द्वारा हमारी कृषि को ताकत देना, ये देश के हर कोने में जहां अधिक पानी है वहां भी पानी की चिंता है, जहां पानी नहीं है वहां भी पानी की चिंता है। और इसलिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पूरे देश में किसानों को पानी कैसे मिले, पानी का सही उपयोग कैसे हो, वर्षा का पानी कैसे रुके। हमारे देश में रोजगार के लिए एक नरेगा योजना चलती है। उस नरेगा का उपयोग पानी संग्रह के लिए कैसे हो, उस पर हम बल देना चाहते हैं। और जितना पानी हम संग्रह कर पाएंगे, जितना हम रिचार्जिंग करेंगे, जितने वाटर टेबल ऊपर आएंगे, हमारी जमीन उर्वरा रहेगी, हमारा किसान धनवान बनेगा और हमारी कृषि जीवन और अधिक ताकतवर बन सकता है। हमारे पास ग्रामीण विकास और कृषि विकास के लिए अपार संभावनाएं पड़ी हुई है। उन सारी अपार संभावनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं फिर एक बार शरद राव के निमंत्रण पर आज मुझे कई सारे प्रोजेक्ट, शिक्षा के क्षेत्र के प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, कृषि के रिसर्च क्षेत्र के प्रोजेक्ट, यहां के सार्वजनिक जीवन में उपयोग होने वाले कई सारे प्रोजेक्ट देखने का मुझे अवसर मिला है। मैं उनके निमंत्रण के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और राजेंद्र जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में कृषि में नए प्रयोग देश के भी काम आएंगे और एक नई ऊंचाइयों पर देश की कृषि ले जाने में हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन माननीय